नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी साइंस की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन अपनी साइंस के। तो इसी क्रम में बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आपके यूपी डबल एस सी पीईटी और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन से हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रीवियस इन क्वेश्चन को कवर करना चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, तो इस सीरीज़ को आप फॉलो ज़रूर करें। 4 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर यूपी डबल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके उनको बाय कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके, पॉक्स वायरस, हर्पीस विषाणु, शारकोमा या फिर ट्यूमर वायरस। तो इन 4 में से सबसे बड़ा आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉक्स वायरस। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, पॉक्स वायरस। ये है सबसे बड़ा विषाणु। इन 4 में से बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा चिकन पॉक्स बीमारी आपने सुनी होगी। ठीक है, छोटी माता कहते हैं जिन्हें। तो दोस्तों चिकन पॉक्स इसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, यह वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। साथ ही साथ शरीर पर छोटे छोटे जिसमें दाने बन जाते हैं, आप सभी को पता होगा चिकन पॉक्स के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, तो किसने लिखा था जल्दी से बताइए। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किताब है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब किसने लिखी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति ये किसने लिखी थी? ओपेरिन ने। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। जीवन की उत्पत्ति किताब लिखी थी ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने 1936 में। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलो इसको थोड़ा देख लो। तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक 1936 में AI ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। साथ ही साथ इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का रेस्पायरेशन विकसित हुआ था? जल्दी से बताइए। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन यहाँ पे विकसित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा एनएरोबिक श्वसन। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लो। तो दोस्तों सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जो एरोबिक श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु होते हैं तो आंशिक मृतजीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृतजीवी या फिर आंशिक परजीवी, क्या होते हैं? आपको आंसर देना है। जल्दी से बताइए। विषाणु होते हैं, विषाणु किस प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः परजीवी। क्लियर? आपको पता होगा कोशिका में जाके अपना विभाजन करते हैं। कोशिका में जो फूड मटेरियल रहता है, ठीक है, कोशिका का सीधे रूप से भक्षण करके और ये अपना अपनी वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों वैसे जीव जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, अपना आवास और अपना भोजन जो दूसरे से ग्रहण करता है पैरासाइट कहा जाता है। एक मूवी अभी ऑस्कर मिला था ना पैरासाइट मूवी को, बहुत ही अच्छी मूवी है पैरासाइट मूवी, ऑस्कर अवार्ड मिला था, इसको ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकटतम संबंधी कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके, मनुष्य का निकटतम संबंधी आपको बताना है। तो गोरिल्ला आंसर हो जाएगा इन 4 में से। क्लियर? गोरिल्ला अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और बताया था। एनालॉगस अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समरूप। क्लियर? तो दोस्तों वैसे अंग जो हमारे पूर्वज में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है अपना। तो वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में थे लेकिन अब उनका कोई भी कार्य नहीं बचा है, उन्हें हम लोग अवशेषी अंग कहेंगे। जैसे कि अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स के बारे में सुना है ना? तो अपेंडिक्स एक क्या है? अवशेषी अंग है। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं उन्हें सैप्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। सरीसृपों का युग कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरीसृपों का आपको युग बताना है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीजोजोइक महाकल्प। क्लियर, मीजोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा रहता है? तो दोस्तों मोनोसैकेराइड अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था ना अपना आपको, एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ये तो आप सबको पता होगा, और जिसको पता नहीं हो आज से रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में किस में होता है भैया? राइबोसोम में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ऊर्जा फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? ठीक है, तो शरीर में प्रोटीन्स का किस रूप में संचरण होता है? अमीनो एसिड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यकृत आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है दोस्तों यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ठीक है, मतलब कि लास्ट जो पदार्थ रहता है उत्सर्जी पदार्थ, तो बाहर क्या निकालता है कीट, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कीट का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक एसिड। ठीक है, कीट बाहर क्या निकालता है? यूरिक एसिड निकालता है भोजन को पचाने के बाद। ठीक है, और कीटों को क्या कहा जाता है? जो यूरिक एसिड निकालते हैं जो जीव, उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिकोटैलिक कहा जाता है उन्हें। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी कीट होते हैं, तो अभी मैंने बताया था कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या रहता है? यूरिक एसिड रहता है। ठीक है, कीटों का उत्सर्जी पदार्थ क्या रहता है? यूरिक एसिड रहता है। तो कीट क्या होंगे भैया? कीट होंगे यूरिकोटैलिक। ठीक है, जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया रहता है वो अमीनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, और जिनका यूरिया रहता है वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। क्लियर है ना। और जो यूरिक एसिड होता है जिनका, वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। अगला क्वेश्चन है अपना, रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो दोस्तों रबों के रूप में सबसे पहले किया गया था यूरिएज एंजाइम को तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन की इकाई क्या होती है? ठीक है, जल्दी से बताइए, सबको पता होगा, नेफ्रॉन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी की इकाई भी नेफ्रॉन कहलाती है। तंत्र की इकाई क्या कहलाती है भैया? न्यूरॉन कहलाती है। अब नेफ्रॉन तंत्र की नहीं रहती है। ठीक है, किडनी की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और तंत्र की इकाई न्यूरॉन। क्लियर। न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा होता है? एक्सॉन होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब किडनी में खराबी आ जाती है तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उस रोग को कहा जाता है यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी होते हैं, पक्षी किस प्रकार के जीव होते हैं? तो दोस्तों यूरिकोटैलिक ही होते हैं पक्षी। ठीक है, क्या होते हैं पक्षी? यूरिकोटैलिक होते हैं। और ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, किस कारण से बनती है भैया मनुष्य के वृक्क में पथरी? तो वृक्क के पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। ठीक है, किडनी में पथरी बन जाती है ना, तो ये किससे बन जाती है? ऑक्सलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है? तो दोस्तों जब ऊंचाई, इसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, कि जब ऊंचाई पे मनुष्य जाते हैं तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ क्यों जाती है? तो दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना, जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ों की चोटियों वगैरह पे, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कारण से पूरे बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए जो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या ये बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा।
किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हाइड्रा ऐसा प्राणी है जिसमें रुधिर नहीं होता है लेकिन वो श्वसन करता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन और नहीं दिए गए हैं। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। क्या है? श्वसन क्रिया का नियंत्रण किससे होता है? तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र हिंदी में इसको हम लोग कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? इस क्वेश्चन को आंसर याद कर लेना क्योंकि ऑप्शन में ये दिया नहीं गया है, दो ऑप्शन ही यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स कहाँ से प्रारंभ होते हैं? ठीक है, तो इम्पल्स दोस्तों ये प्रारंभ होते हैं मेडुला से। मस्तिष्क में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये क्या है, आज वीडियो का लेट होने का भी यही रीज़न है। जो अपना सेटअप है ये मैं कंप्लीट कर रहा था, अपना अच्छा सेटअप हो रहा है जिससे बोर्ड पे भी मैं थोड़ा पढ़ा सकूं अच्छे से। हम लोग साइंस, अपनी हिंदी, ऐसे टॉपिक जो बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाए जा सकते हैं वो हम लोग पूरे कवर करेंगे। ठीक है, और साइंस को तो मैं बहुत ही अच्छे से बोर्ड पे कवर करूँगा, सेल से हम लोग पूरा उठाएंगे। जो थ्योरी रहेगी, MCQs हम इस प्रकार से कर लेंगे मोबाइल पर। ठीक है, और जो आपकी थ्योरी रहेगी वो हम लोग करेंगे बोर्ड पे पूरी कवर। क्लियर? क्योंकि अभी RRC ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, आपको पता होगा, और PET में भी 5 नंबर की आपकी साइंस पूछी जानी है। साइंस अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, 14 से 18 बार सांस लेता है एक सामान्य मनुष्य। और दिल कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 72 बार। ठीक है, ये नॉर्मल है। चलिए, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? क्या होगा इसका आंसर? सेरेब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा। तो भैया चौथा ऑप्शन अपना हो जाएगा सही, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। ठीक है, किससे श्वसन करता है हाइबरनेशन के समय मेढक? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर D, यानी कि नम त्वचा के द्वारा। क्लियर? नम त्वचा के द्वारा हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ठीक है, 20.5% भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन जब ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है, यानी हवा को जब बाहर छोड़ा जाता है, तब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है 16%। ठीक है, यानी कि सिर्फ 4.5 से लेके 5% ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी ग्रहण करती है यहाँ पे, बाकी पूरी ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकाल देते हैं। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो आंसर हो जाएगा Na+ के कारण। क्लियर? Na+ के कारण दोस्तों रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो नेत्र पर किरणें पड़ती हैं वो दोस्तों आपको बताना है। इन 4 में से आपका आंसर क्या होगा? कॉर्निया, आइरिस, सिलियर काय द्वारा या फिर परितारिका द्वारा? उत्तर हो जाएगा आपका आइरिस द्वारा। चलिए, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस अपना आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम लोग क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन। तो दोस्तों आंसर अपना A हो जाएगा, और तंत्रिका कोशिका। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थ्योरी का मैंने जैसे आपसे कहा, पूरी थ्योरी दोस्तों हम लोग कवर करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे पूरी थ्योरी अच्छे से क्लासेस हम लोग कवर करेंगे आपकी साइंस की। और जो लोग
UPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी पूरी सीरीज़ प्लस थ्योरी। साथ ही साथ जो लोग RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी तक जिनका NTPC का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पूरा हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। बाकी GK वगैरह भी हम लोग कवर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने कुछ सुझाव हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा मैंने जल्दी बनाया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था, ठीक है, कि जो सेटअप है अपना बोर्ड वगैरह का काम चल रहा है थोड़ा, तो जल्दी दोस्तों हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।